इस मंच के एक तरह से हमारे सबके लिए मैं उज्जैन से आता हूँ और सम्राट विक्रमादित्य की नगरी के नाते से जाने जाते हैं। और सम्राट विक्रमादित्य का काल ऐसा कहते हैं कि वो सुशासन के प्रतीक थे। उनके मंत्रीगण भी नवरत्नों का, उनकी कल्पना 32 पुतलियों वाला सिंहासन, वो कैसा होगा क्या होगा ये हम नहीं जानते, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनके मंत्रिमंडल के मंत्री के नाते से हम कल्पना कर सकते हैं कि हमारे नितिन जी के मौजूदगी में जोरदार अभिनंदन करें नितिन जी का, कि जो उनका काम करने का तरीका है तो वह हमारी गौरवशाली विरासत कितनी समृद्ध हुई होगी हम समझ सकते हैं। आज के इस अवसर पर आप कई कई सौगातें लेकर के आए और ये बात सही है, राकेश जी ने भी कही है कि नितिन जी ने जब पहली बार पीडब्ल्यूडी मंत्री के नाते से जो काम संभाला था और एक ऐसा लगा कि कोई मंत्री किस प्रकार से काम कर सकता है, वाकई वो बेमिसाल आपका कार्यकाल था। और उसके बाद से लगातार जो कामों की श्रृंखला चलाई, जैसे अविरल गंगा बह रही है एवरेस्ट से, उसी प्रकार से कामों की आपके माध्यम से धारा बह रही। एक बार फिर मध्य प्रदेश की इस धरती पर करतल ध्वनि से माननीय नितिन जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। इसी कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे यशस्वी भारत सरकार के मंत्री माननीय वीरेंद्र कुमार जी, मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं। आपके क्षेत्र को भी कई कई सौगातें मिल रही है। वीरेंद्र खटीक जी बहुत जोरदार मंत्री है, हमारे बहुत पुराने साथी है। हमारे यशस्वी और शुभंकर प्रदेश अध्यक्ष और हमारे अपने खजुराहो के सांसद माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, अभिनंदन करें वीडी जी का भी। हमारे इस धरती पर आपका भी अभिनंदन है। हमारे एक और यशस्वी केंद्रीय राज्य मंत्री माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, आपके भी मंडला डिंडोरी, और मैं ये लिस्ट देख रहा था, काफी कामों के माध्यम से इस वनांचल के क्षेत्र को भी एक नया मुकाम मिलेगा, नया रास्ता खुलेगा। श्रीमती सुमित्रा वाल्मीकि जी, सांसद राज्यसभा, आपका भी वंदन है, अभिनंदन है। माननीय यशस्वी पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में हमारी सरकार के बहुत पंचायत ग्रामीण के यशस्वी मंत्री माननीय प्रहलाद पटेल जी, आपका भी अभिनंदन है, आपका भी स्वागत है। हमारे इसी कार्यक्रम में एक और खास करके राकेश जी यहाँ के सांसद थे। उनने बहुत सारी अच्छी प्रकार की रूपांकर की तरह से भूमिका निभाते हुए एक नई रचना रूपरेखा बनाई थी जबलपुर की। जिस हवाई अड्डे से हम उतरे उसके उन्नयन के काम के लिए, चारों तरफ के 4 लेन के लिए, कई कई कामों को लेकर के लगातार राकेश जी, और इसीलिए हमने उनको पीडब्ल्यूडी मंत्री का काम दिया है। मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इसी कार्यक्रम में हमारे बहुत वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री माननीय अजय विश्नोई जी, वो लगातार रचनाशीलता के धनी है, लगातार एक के बाद एक कई सारे योजनाओं पे काम करते हैं। माननीय सांसद ढाल सिंह बिसेन जी, ढाल सिंह जी का भी बहुत मौन तपस्वी, लगातार सोचते हुए चुपचाप काम करना, पब्लिसिटी से दूर रहना, लेकिन काम में डूबे रहना, माननीय ढाल सिंह जी की पहचान है। हमारे सुशील तिवारी जी, आप नाम सही बोलूंगा इंदु भैया, मेरे को खुद को ही नहीं मालूम था कि आपके 2 नाम है। मैं पहली बार कार्यक्रम में आया तो इंदु तिवारी जी ने कहा नहीं, इनका नाम तो सुशील जी है। मैं आपका भी स्वागत करता हूं। यहाँ इस कार्यक्रम में मंच पर मौजूद एक और विधायक माननीय अशोक रोहाणी जी, आपका भी स्वागत करता हूं। अशोक जी लगातार रचनाशीलता के आधार पर बहुत सारे प्रकार से दादा के टाइम से आप सेवा करते आए और जनता के बीच उसी रूप से समान रूप से लोकप्रिय हैं। हमारे युवा विधायक अविलाश पांडे जी, अविलाश जी आपका भी अभिनंदन है, वंदन है, स्वागत है, बहुत जोरदार विधायक। एक और विधायक नीरज सिंह लोधी जी, आपका भी स्वागत नीरज जी, बहुत अभिनंदन। संतोष बरकड़े जी, संतोष जी आज ही आपने कहा कि जिला पंचायत का है, आप चुनाव जीते हैं आज एक नए सदस्य का, संतोष जी का भी अभिनंदन है। हमारे यहाँ के महापौर श्री जगत बहादुर जगत जी, बहुत जोरदार, आपका भी अभिनंदन है, स्वागत है। नगर निगम जबलपुर के महापौर है। मध्य प्रदेश में टूरिज्म के माध्यम से बहुत बड़ी संभावना इस रोड के माध्यम से भी मिलेगी। और हमारे वरिष्ठ नेता विनोद घोटिया जी, आपका भी मैं स्वागत करता हूं, जोरदार अभिनंदन करिए माननीय विनोद घोटिया जी का। दिनेश राय मुनमुन, दिनेश भाई कहाँ हैं? दिनेश भाई आपका भी अभिनंदन, आपकी भी सड़कें देख रहा हूं। मैं ये सोच रहा हूं कि बचा कौन है, भाई साहब ने इतनी सारी सौगातें दी है, करीब करीब सारा क्षेत्र समेटा है। डॉक्टर जामदार जी, विश्वनाथ सिंह विधायक जी, विश्वनाथ जी मौन तपस्वी, आपका भी अभिनंदन है। वाकई आपने तो कमाल कर दिया विश्वनाथ जी,
क्या चुनाव जीता भाई साहब, ये विश्वनाथ जी पीछे है, जोरदार अभिनंदन विश्वनाथ जी का भी। माननीय प्रभात साहू जी, पूर्व महापौर, हमारे बहुत जुझारू नेता, छात्र नेता रहे प्रभात साहू जी। एक और विधायक नागेश जी, महेंद्र नागेश, आपका भी वंदन अभिनंदन। सुभाष तिवारी रानू जी, ग्रामीण जिला अध्यक्ष। एक हमारे डिंडोरी के विधायक ओंकार सिंह जी, कहाँ है मरकाम जी, कहाँ गलत पटरी पे बैठे हो, हमारे साथ आओ, कहाँ मतलब है। चलिए जोरदार अभिनंदन ओंकार सिंह जी का। हमारे नगर निगम के अध्यक्ष रिंकू जी विज, कमल मरस्कोले जी, जोरदार अभिनंदन करें। और कमलेश अग्रवाल जी, धाकड़ नेता, कमलेश जी नेता प्रतिपक्ष। और बब्बू जी मरावी जी, आशीष दुबे जी, स्वाति गोड़बोले जी, अंचल जी सोनकर, पूर्व मंत्री, भरा पूरा मंच, सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय नितिन जी भाई साहब, आपको बताना चाहूंगा कि सरकार के गठन के बाद हमने निर्णय किया कि सरकार की अपनी कार्य योजना के आधार पर सरकार के क्षेत्र में कौन कौन से शुरुआत करने के रास्ते हो सकते हैं। तो हमने निर्णय किया कि महाकौशल वो क्षेत्र है जहां विकास की सर्वाधिक संभावना है। इसलिए कैबिनेट की पहली अगर बैठक हमने कहीं की है तो रानी दुर्गावती की नगरी हमारी अपनी इस जबलपुर में की थी। ये सम्मान हमने दिया और ये हमने अपने आप में संकल्प लिया कि जबलपुर अंचल और जबलपुर का पूरा क्षेत्र अब विकास के मामले में किसी बार की कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। इसी नाते से हमने कोशिश की, पहली कैबिनेट करने के साथ पहला संकल्प लिया, रानी दुर्गावती का, अवंतीबाई का, ये पूरा बलिदान का क्षेत्र उनका अपना कार्य क्षेत्र रहा है और उसी नाते से हमने कई सारे कामों को हाथ में लिया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि औद्योगिक दृष्टि से भी हमारा ये क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, लेकिन आज के इस भूमि पूजन के साथ लगभग 2,500 करोड़ के तो यहां से और भोपाल को मिला लें तो 10,000 करोड़ से ज्यादा की राशि के आज भूमि पूजन लोकार्पण के काम माननीय नितिन जी के माध्यम से होंगे। जोरदार अभिनंदन करते हैं माननीय नितिन जी का। क्या जैसे ही रोड बनते हैं, राजमार्ग बनते हैं, पीछे पीछे विकास के अपने आप डब्बे लगते जाते, जैसे रेल चल रही हो विकास की। स्वाभाविक रूप से हमारे बहुत सारी संभावना का, कृषि के क्षेत्र में हो, माइनिंग का क्षेत्र हो, अलग अलग प्रकार की बहुत सारी संभावना का अपार क्षेत्र यहां ये संभावना लिए हुए है। ऐसे में राजमार्गों के बनने से, बाईपास बनने से, विविध प्रकार के निर्माण कार्य करने से निश्चित रूप से इस क्षेत्र की दशा और दिशा बदलेगी। मैं आपके नेतृत्व में, क्योंकि आपके लिए तो ऐसा माना जाता है कि मांगने वाले कम पड़ जाते लेकिन देने वाले कभी कम नहीं पड़ते, ऐसे नाम में माननीय नितिन जी भाई साहब का नाम है। जो आइडिया लेके जाओ, जो काम लेके जाओ, आपके पास कभी कोई काम की कमी नहीं होती है और बल्कि 2 काम और अलग से बताते हैं कि ये काम आपका रह गया। अभी हम कल्पना कर रहे हैं राजमार्ग की, आपने कहा राजमार्ग के साथ आपने क्रूज चला दिया। अब बनारस में बाबा विश्वनाथ की नगरी से अगर हमारी नदियों के अंदर क्रूज की संभावना बनी है, कोई जल का यातायात हो सकता था कभी, लेकिन जल के यातायात में भी आपने बहुत बड़ी संभावना खोजी। नर्मदा वैली के माध्यम से हमारे यहाँ भी नर्मदा पे बहुत संभावना है। भविष्य की दृष्टि से इसमें आपसे भी निवेदन करेंगे कि बड़ी संभावनाओं को लेकर के आपका मार्गदर्शन मिलेगा। निश्चित रूप से गुजरात से लगा करके जहां तक भी हमको ये मार्ग मिलेगा उस रास्ते में हम भी जाने का प्रयास करेंगे। आपने रोपवे की भी नई सौगातें दी है, एक नहीं कई कई जगह, बाबा महाकाल की नगरी हो या आपने सागर का बताया, हर जगह नए तरीके से नए दौर में ये 21 शताब्दी का भारत है और आपके नेतृत्व में निश्चित रूप से अमृत काल में ये जिस प्रकार की सौगातें मिल रही है इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। निश्चित रूप से हम सब उन सारी बातों को देख रहे हैं। वो दौर चला गया जब हमारी सड़कों में सड़कें की बजाय गड्ढे ही गड्ढे थे। अब यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चमचमाती सड़कें आपके माध्यम से जो मिल रही है, वाकई वो हमारे अपने भारत के लिए नहीं, दुनिया में भारत का मान बढ़ाने में सार्थक सिद्ध हो रही है। आप कभी कल्पना करिए, हम सब देख रहे हैं, आंकड़े अगर देखते हैं तो कहां 2013-14 तक केवल हमारे अपने इस देश के अंदर आजादी के बाद से लेकर 2013 तक 1,01,000 किलोमीटर के आसपास सड़कें थी। वो आज बढ़ करके केवल 10 साल में भी अभी 2-4 महीने बाकी हैं, लेकिन आपके माध्यम से 1,61,000 किलोमीटर की सड़कें बनी हैं। यानी 10 केवल 10 साल से भी कम समय में 61,000 किलोमीटर की सड़कें बनना, वाकई ये बहुत बड़ा चमत्कार है। और उसकी स्पीड भी कैसी है,
पहले केवल प्रति दिन 11.6 किलोमीटर सड़क बनती थी, अब 29.6 किलोमीटर सड़क प्रतिदिन बन रही है। यह वाकई दुनिया के लिए चमत्कार है। कई कई देश तो वास्तव में उनकी आबादी की तुलना में भारत के आंकड़ों से हतप्रद हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं आज के समय में, जैसे माननीय हमारे अपने पूर्व मंत्री ने भी कहा है कि चाहे सीमा का हो या मध्य का हो, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सड़कों के माध्यम से जो विकास की बड़ी संभावना होती है, इसमें वाकई हाथ की हथेलियों में हमारे भाग्य की रेखाओं का माध्यम से काम हो सकता है, लेकिन सड़कें से देश का भाग्य बनता है। ये हमारी जो रेखाएं नहीं है, वाकई ये देश के विकास की हथेली की रेखा के समान है। निश्चित रूप से मैं अपनी ओर से इस बड़े आयोजन में आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और अभी तो ये शुरुआत है, ऐसे कई मामलों में, क्योंकि कौन सा क्षेत्र है जिसमें आपको अनुभव नहीं है। उद्योग का क्षेत्र हो, व्यापार व्यवसाय का क्षेत्र हो, विकास का मामला हो, एग्रीकल्चर का मामला हो, हर क्षेत्र में माननीय मंत्री जी का बहुत सिद्ध हस्त है। और इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी सरकार ने विकास का संकल्प लिया है और निश्चित रूप से आपके मार्गदर्शन में एक के बाद एक नई नई सौगातें हम देते जाएंगे। मैं पुनः मध्य प्रदेश की धरती पर आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज के अवसर पर ये सारे निर्माण कार्यों की, अब निर्माण कार्य भी कम नहीं है, लंबी लिस्ट है, लेकिन ये सारे निर्माण कार्य अब आज देखेंगे तो 265 करोड़ की लागत से 58 किलोमीटर के 3 राजमार्गों, जिसमें 148 करोड़ 30 लाख की लागत से चंदिया घाट से कटनी बाईपास, NH 43 73 करोड़ की लागत से 10 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग, NH 339B बमीठा खजुराहो, माननीय वीडी जी आपके लिए इस मार्ग का भी आज ही लोकार्पण हुआ है। 43 करोड़ की लागत से NH 539 जामनी नदी से उच्च स्तरीय पुल का लोकार्पण आज हुआ है। और जो भूमि पूजन हो रहे हैं वो 2102 करोड़ की लागत से 169 किलोमीटर के 6 राष्ट्रीय राजमार्ग अलग अलग प्रकार से, जिसमें शहडोल से सागर टोला, ललितपुर सागर लखनादोन और राष्ट्रीय 315 करोड़ की लागत से NH 43 का विस्तार इत्यादि बहुत सारे कामों का आज हमने भूमि पूजन और लोकार्पण किया है। मैं अपनी ओर से ऐसे सारे क्षेत्र के नागरिकों को भी बधाई देना चाहता हूं। और ये सौगातों के माध्यम से हम फिर संकल्प करेंगे कि आने वाले समय में इससे बड़ा कार्यक्रम आपकी मौजूदगी में पुनः लोकार्पण का होगा और भूमि पूजन का होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ससम्मान अविरल विकास की गंगा प्रभावित करने वाले त्वरित निर्णय क्षमता के ओतप्रोत से धनी परम श्रद्धेय नितिन गडकरी जी से अनुरोध करूंगी कि हम सबका मार्ग प्रशस्त करें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, कैबिनेट में मेरे सहयोगी वीरेंद्र कुमार जी, फग्गन सिंह जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष पार्लियामेंट में मेरे सहयोगी विष्णु शर्मा जी, आदरणीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी, आदरणीय मंत्री राकेश सिंह जी, सांसद सुमित्रा जी, सांसद ढाल सिंह बिसेन जी, जबलपुर के माननीय महापौर और उपस्थित सभी भाई और बहनों, जबलपुर में मेरे 10 साल के कार्यकाल में मुझे अनेक बार आने का मौका मिला। जबलपुर पर्यटन के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और जबलपुर मध्य प्रदेश का एक प्रमुख शहर भी है। शिक्षा के क्षेत्र में जबलपुर का नाम देश में सबको पता है। जबलपुर मध्य प्रदेश के लिए एक ग्रोथ इंजन है। जबलपुर में अच्छे उद्योग आए, जबलपुर में पर्यटन का विकास हो, यही भाव सबके मन में है। पर हमारे विकास में अगर विकास की गति अगर हमें बढ़ानी है तो 4 चीज़ें बहुत ही आवश्यक है, जिसके सिवा विकास संभव नहीं है। जो 4 चीज़ें हैं उनमें से वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। जहाँ तक मेरे पास जो जिम्मेदारी है वो रोड ट्रांसपोर्ट की है। और देश में
हमारे यहाँ जैसे रेलवे है, हवाई जहाज है, कुछ जलमार्ग भी हम बना रहे हैं, तो रोड का भी निर्माण हम कर रहे हैं। मैं अक्सर एक बात मैं याद रखता हूँ, जब मैं मुंबई महाराष्ट्र में मंत्री था तब से इसको याद रखता हूँ, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी जी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है, इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए, तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए, इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। और इसलिए मुझे विश्वास है कि जो मध्य प्रदेश में रोड बन रहे हैं, टनल बन रही है, ब्रिजेस बन रही है, इसके कारण मध्य प्रदेश में उद्योग व्यवसाय में बढ़ोतरी आएगी। मध्य प्रदेश में किसानों का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, मध्य प्रदेश में टूरिज्म बढ़ेगा। टूरिज्म यह ऐसा क्षेत्र है कि जिसमें 49% कैपिटल इन्वेस्टमेंट केवल रोजगार निर्माण करने के लिए खर्चा होती है। खजुराहो हो, भेड़ाघाट हो, ये पूरे दुनिया का आकर्षण का केंद्र है। अच्छे रोड होंगे, अच्छे रिसोर्ट होंगे, अच्छे रेस्टोरेंट होंगे, तो निश्चित रूप से पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, और पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी तो निश्चित रूप से यहाँ रोजगार निर्माण होगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, ग्रोथ बढ़ेगी। एक समय मध्य प्रदेश का उल्लेख बीमारू राज्य के रूप में करते थे, पर आज मुझे खुशी है कि मैं जब भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था तब भारत सरकार ने शिवराज जी को अवार्ड दिया था कि कृषि विकास का दर पूरे देश में सबसे ज्यादा जिस राज्य में था उसमें मध्य प्रदेश को यह अवार्ड मिला है। आज मध्य प्रदेश में कृषि क्षेत्र में सिंचाई का भी प्रमाण बढ़ रहा है, और जितने प्रमाण में सिंचाई बढ़ेगी उतने प्रमाण में कृषि उत्पादन भी बढ़ेगा। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि मैं किसान हूं और किसानों में ही काम करता हूं, और विशेष रूप से मुझे विश्वास है कि जब तक गांव गरीब मजदूर और किसान का कल्याण नहीं होगा, गांव जब तक समृद्ध और संपन्न नहीं बनेंगे, स्मार्ट सिटी के साथ जब तक स्मार्ट विलेजेस नहीं बनेंगे, तब तक आत्मनिर्भर भारत बनने में बहुत कठिनाइयां हैं। प्रधानमंत्री जी का सपना है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है। प्रधानमंत्री का सपना है आत्मनिर्भर भारत बनना है, और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को पहुंचाना है। अगर ये हमको करना है तो हमें निश्चित रूप से कृषि क्षेत्र का भी विकास करना होगा। मैं आज ही मुख्यमंत्री जी को मैंने अनुरोध किया है कि अभी तक मेरे विभाग के द्वारा हमने 1000 तालाब बनाए हैं फ्री ऑफ चार्ज। राज्य सरकार को बना कर दिए, हमने पैसे नहीं मांगे। हमारे यहाँ विदर्भ में 10,000 किसानों ने आत्महत्या की। अकोला में पंजाबराव कृषि विद्यापीठ है, वहाँ 36 तालाब हमने बना के दिए, और जहाँ 300 एकड़ जमीन पानी के नीचे आती थी, अब 4,500 एकड़ पानी के नीचे आई। अजिंठा में जहाँ जाते हैं वहाँ बहुत मुश्किल है पाने की, वहाँ नदी नालों का खोलीकरण किया, रुंदीकरण किया। और मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को और सरकार को यह आह्वान करता हूँ कि हमारा जैसे अभी जबलपुर का रिंग रोड बन रहा है, हमको मिट्टी मुरूम लगता है, तो रोड के बाजू में सरकारी जगह पर हम पानी का स्टोरेज टैंक, बड़ा लेक आपको बना के देंगे, जिसमें आगे जमीन में वाटर कंजर्वेशन भी होगा और किसानों को पानी की उपलब्धता होगी। दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, और घर का पानी घर में। अगर हमारे प्रदेश में अगर 75% जमीन अगर सिंचाई के अंदर आएगी तो गांव समृद्ध और संपन्न होंगे, और किसानों का इनकम लाखों में होगा। मैं मानता हूं कि हमारा किसान अन्नदाता है,
पर मेरे विभाग के ओर से हमने इनिशिएटिव लिया कि किसान केवल अन्नदाता नहीं रहे, अब किसान ऊर्जादाता बनेगा। मैं खुद जबलपुर क्षेत्र को जितनी बिजली लगती होंगी उतनी बिजली तैयार करता हूं। 90 मेगावाट ग्रीन पावर तैयार करता हूं और 270 मेगावाट थर्मल पावर तैयार करता हूं। हमारे क्षेत्र में किसानों के लिए चीनी मिलें चलाता हूं। और मैं ये मानता हूं कि आज विशेष रूप से हमारा जो बायोमास है उसको हम एनर्जी क्रॉप्स में कन्वर्ट करें। मैंने विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी को अनुरोध करूंगा कि जो जो हमारा बायोमास है उससे बायो सीएनजी और बायो एलएनजी तैयार हो रहा है। अब किसान अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बना है। ऊर्जादाता नहीं तो हरियाणा में अभी अपने डांबर बनाना शुरू किया है, बिटुमिन। पानीपत में बहुत बड़ा प्लांट वहां डाला गया इंडियन ऑयल के द्वारा। मैं बहुत आग्रह करके उसके पीछे था। जहां जो परली जलाते राइस स्ट्रॉ, उससे 1 लाख लीटर इथेनॉल बनता है, 150 टन बिटुमिन तैयार होता है और 76,000 टन हवाई ईंधन तैयार होता है। अभी ये 2026 में डावोस में ये चर्चा हुई है कि अभी हमारा जो हवाई ईंधन हवाई जहाज का है वो किसान तैयार करेगा। और ये जो ईंधन है ये इसको सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल कहते हैं, बायोफ्यूल। और मैं जब कहता हूं लोग विश्वास नहीं रखते थे। हमने स्पाइस जेट का विमान देहरादून से दिल्ली हवाई जहाज उसमें लाया। 2 साल पहले 26 जनवरी को बड़े प्रमाण पर हमारे फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर में बायो एविएशन फ्यूल डालकर वो चली। और अब वर्ल्ड में प्रस्ताव हो गया है कि पेट्रोलियम हवाई ईंधन में 2% हमारा बायो एविएशन फ्यूल आएगा। मेरा अनुरोध है कि मध्य प्रदेश ये ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करने वाला, बायो एविएशन फ्यूल तैयार करने वाला, सीएनजी और एलएनजी, बायो सीएनजी और बायो एलएनजी तैयार करने वाला राज्य बनना चाहिए। मैं इलेक्ट्रिक की बात करता था, मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं। जब इलेक्ट्रिक बस कार की बात करता था तो लोग मुझे पूछते थे कि गाड़ी रास्ते में बंद होगी तो क्या होगा। स्कूटर के बारे में यही सवाल पूछते थे, पर आज कोई गाड़ी बंद नहीं पड़ी है। अब देश में 5 साल के अंदर सब बसेस इलेक्ट्रिक की हो जाएगी। मैंने मुंबई में डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस को लॉन्च किया है और कल ही नागपुर में एडवांटेज विदर्भ का कार्यक्रम हुआ जिसमें कोल इंडिया के सेक्रेटरी मीना जी, कोल इंडिया के चेयरमैन और डब्ल्यूसीएल के चेयरमैन थे। हमारे डब्ल्यूसीएल में मध्य प्रदेश का पार्ट भी आता है। अब कोयले से मिथेनॉल बन रहा है और मैंने अशोक लेलैंड के ट्रक बेंगलोर में मिथेनॉल का लॉन्च किया और 15% मिथेनॉल डीजल में डालकर बेंगलोर में कर्नाटक स्टेट की 25 बसेस को चालू कराया। वो सक्सेसफुल हुआ। मध्य प्रदेश में पूरा छिंदवाड़ा और इधर कोयला पड़ा है। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा, मिथेनॉल का रेट 22 रुपए लीटर है और डीजल का 110 रुपए लीटर है। कल ही मैंने कोल सेक्रेटरी और कोल इंडिया चेयरमैन को कहा है कि कोल माइन में जितनी मशीनरी लगती है उसको मिथेनॉल पे कन्वर्ट करो, ट्रक को मिथेनॉल पे कन्वर्ट करो, ताकि हमारे देश में 16 लाख करोड़ का इंपोर्ट फॉसिल फ्यूल का होता है। डीजल और पेट्रोल के कारण प्रदूषण होता है। हमारे देश को अगर बचाना है तो इंपोर्ट को कम करना होगा और हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। और मध्य प्रदेश में यह क्षमता है और इसलिए नए दृष्टिकोण से, नए विजन के साथ सोचना होगा। मध्य प्रदेश में सोयाबीन का अच्छा उत्पादन होता है। मैंने आज मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया है कि जबलपुर का रिंग रोड बन रहा है, उसके बाजू में सरकारी जगह होगी तो हमें दीजिए। जगह के बदले में आपको पार्टनरशिप देंगे, हिस्सा देंगे, खर्चा हम करेंगे। प्री कूलिंग प्लांट, कोल्ड स्टोरेज, लॉजिस्टिक पार्क बनाएंगे ताकि जबलपुर की सब्जियां, फल दुनिया के देशों में जाए। यह सब संभव है। मेरे क्षेत्र में मैंने किसानों की फार्मर प्रोड्यूस कंपनी खोली है, IQF खोला है और मैं हर महीने में 13 कंटेनर सब्जी अमेरिका और कनाडा भेजता हूं। आपका जो मटर है
वो जबलपुर का हम खरीदी करके अमेरिका में और कनाडा में भेजते हैं, क्योंकि हमारे आईक्यूएफ में अगर उसको रखा तो साल भर सब्जी ताजी रहती है। ताज होटल वाले पूरे हिंदुस्तान के हमसे सब्जी खरीदते हैं। आज जबलपुर में आईक्यूएफ खोलने की आवश्यकता है। प्री कूलिंग प्लांट और कोल्ड स्टोरेज अगर खोलेंगे तो किसानों को उनके फसल का सही दाम मिलेगा। वैसे मैं रास्ते का जरूर मंत्री हूं, पर मैं ज़्यादातर गांव में और किसानों में काम करता हूं, और मुझे 7 डिलिट्स डॉक्टरेट्स मिली है, जिसमें से 4 डॉक्टरेट मेरी एग्रीकल्चर साइंस के लिए है, क्योंकि मैं किसान में काम करता हूं। और मैं वो सपना देखता हूं कि इस देश में पेट्रोल डीजल नहीं आएगा तो इस देश का किसान इस देश के लिए ऊर्जा तैयार करेगा, और हमारा देश ऊर्जा को आयात करने वाला नहीं तो ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बने। अभी ट्रैक्टर कंपनी वालों को मैंने कहा कि यूरो 6 के नाम पर उन्होंने कहा कि आप मत जाइए। मैंने बोला मेरी कंडीशन है कि ट्रैक्टर इलेक्ट्रिक पे बनाइए, ट्रैक्टर सीएनजी पर बनाइए, ट्रैक्टर एलएनजी पर बनाइए, ट्रैक्टर हाइड्रोजन पे बनाइए। अगर आप ट्रैक्टर बनाएंगे तो मैं विड्रॉ हो जाता हूं, मुझे एफिडेविट करके दो। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बताऊंगा कि अब जब दिल्ली आएंगे तो मैं आपको हाइड्रोजन के कार में घुमाऊंगा। हाइड्रोजन की देश की पहली कार मेरे पास है। मर्सिडीज में बैठकर जो आनंद मिलता है वैसी कार चलती है, ना धुआं निकलता है ना पानी निकलता है हाइड्रोजन पर। मेरे पास फ्लेक्स इंजन की कार है। ब्रोकन राइस, मक्का, अब क्या इतना मक्का होता है छिंदवाड़ा जिले में, वो मक्के से इथेनॉल बनता है। और मेरे पास टोयोटो की इनोवा गाड़ी है, यूरो 6 नॉर्म पूरी करने वाली, जो 100% बायो इथेनॉल पर किसानों ने किया हुआ चलती है, जो दिल्ली में है, और 60% बिजली तैयार करती है। अगर एवरेज के हिसाब से अगर पेट्रोल से तुलना की जाए तो पेट्रोल का भाव 25 रुपए लीटर होता है। अब इलेक्ट्रिक की स्कूटर आई, इलेक्ट्रिक की ऑटो रिक्शा आई। मैं बेंगलोर में गया था कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में, अब पूरी तरह हाइड्रोजन पर, इलेक्ट्रिक पर बने हैं। आपको जेसीबी का नाम मालूम होगा। उस कंपनी के एमडी को मैंने कहा कि हाइड्रोजन पर जेसीबी बनाओ, उन्होंने बनाया। अब अमेरिका में यहां से एक्सपोर्ट हो रहा है। उन्होंने यहां से सीएनजी पर जेसीबी बनाया हाइब्रिड मॉडल में, और 1000 जेसीबी का ऑर्डर जेसीबी कंपनी को मिला रशिया में भेजने का। आज देश बदल रहा है। हमारे देश में प्रदूषण सबसे बड़ी समस्या है। हमने हाईवे अच्छे बनाए और हाईवे में जाने के लिए समय नहीं लगता। आज आपको जहां, मुझे पता है नागपुर से जबलपुर पहले कैसे रास्ता था। हमारे एक हाईकोर्ट जज उस समय यहाँ आते थे, बड़े त्रस्त होते थे। पेश में कैसा बना हुआ है, 3.5 घंटे में नागपुर जबलपुर हो जाता है। अब दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में होगा। और इतना ही नहीं तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक हाईवे बन गए। अभी जिसका उल्लेख हमारे समाज कल्याण मंत्री कर रहे थे, अरुणाचल में पूरे देश में हाईवे बन गए। हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 16% है। हम लॉजिस्टिक कॉस्ट को सिंगल डिजिट में लाना चाहते हैं। यह उसी समय संभव होगा कि हाईवे बनने से केवल नहीं होगा, हमको फ्यूल में भी बदल करना होगा। और इसमें रोजगार है। और मैं जितनी बातें बता रहा हूं वो बोलते आया हूं, और आज भी मैंने कही हुई एक भी बात ऐसी नहीं है जो सिद्ध नहीं हुई है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश को ऊर्जा का केंद्र बनाइए। हाइड्रोजन एक्सपोर्ट होने वाला है। स्टील इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, हवाई जहाज, रेलवे, ट्रक, बसेस सब हाइड्रोजन पर चलने वाली है। टाटा और रिलायंस ने आईसी इंजन पर हाइड्रोजन की ट्रक तैयार कर दी है। और मध्य प्रदेश में कोयला है, कोयले से मिथेनॉल पर अब मशीन चलने का दिन अब दूर नहीं है। और इसलिए राज्य सरकार की ओर से इस क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट सेक्टर में प्रदूषण मुक्त, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव और पोल्यूशन फ्री नीति राज्य सरकार की होगी तो हमारी प्रगति और विकास का दर दुगना होगा। मैं विशेष रूप से राकेश सिंह जी को धन्यवाद दूंगा कि जब पिछले बार मैं आया था तो जबलपुर के रिंग रोड की उन्होंने मुझसे बात की।
जब प्रेजेंटेशन लिया तो 18-20 किलोमीटर का एक थुक पॉलिश शेप काम देखा मैंने कहा इसको हटाओ, पूरा नया बनाओ। आज 3.5-4 हजार करोड़ का जबलपुर का रिंग रोड, जिसके निर्माण की शुरुआत हो रही है। 2 रोपवे का काम, ये भी आज इसका भी लगभग पूरा हुआ है, जल्दी उसका काम शुरू हो जाएगा। मैं तो बंगलोर में हवा में उड़ने वाली डबल डेकर बस शुरू कर रहा हूं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि भोपाल जैसे, इंदौर जैसे शहरों में हवा के ऊपर जाने वाली ट्रांसपोर्ट सर्विस शुरू करिए।